बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन होता क्या है, किस लिए बनाया गया और क्यों इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है पढ़ना। और आगे देखेंगे उसमें क्या क्या सरकार ने इसमें रिफॉर्म लाया है और इस किस प्रकार से हमारे लिए ये यूजफुल हो सकता है। तो पहले समझते हैं कि आखिर बैंकिंग ओम्बड्समैन होता क्या। अब देखिए, इसको आसान भाषा में समझना है तो उसको ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या होती है, अलग अलग संस्था होती है, उनको रेगुलेट या कंट्रोल करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या प्राइवेट अथॉरिटी हो, तो उनके द्वारा जो हमें सर्विस दी जाती है लोगों को, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग डिले कर देते हैं या फिर कुछ उसमें कंप्लेन देखने मिलती है। तो इन कंप्लेन को क्या करना है, निपटारा करने के लिए लाया गया था बैंकिंग ओम्बड्समैन। जैसे आप लोग देख सकते हो कि आपको किसी के खिलाफ भी शिकायत करनी होती है तो पुलिस स्टेशन होता है। यदि इनकी शिकायत करनी होती है तो आपके लिए क्या होते हैं, कोर्ट्स होते हैं। फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखने मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। सेम इसी प्रकार से आपने सुना होगा कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी शिकायत करने के लिए हमारे देश में क्या लाया गया है, लोकपाल। तो आपको याद होगा 2013 का क्या था, लोकपाल बिल हुआ करता था। अन्ना हजारे मूवमेंट चला था उस समय हमारे देश में। वो किस लिए था कि जिन मिनिस्टर्स या फिर जो डिपार्टमेंट की जो शिकायत करनी है उनके नजर रखने के लिए लाया गया था लोकपाल। सेम उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो अपन खाने की सामान हो गए या प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है, कंप्लेन करना होता है। तो हमारे लिए क्या होता है, फोरम कंज्यूमर होता है। या फिर हमने आपने सुना होगा कि किसी के भी खिलाफ कुछ मामले में पता लगाना है तो हमारे लिए क्या होता है, आरटीआई होता है। तो जो फोरम कंज्यूमर की बात करें या फिर हम लोग बात करें आरटीआई, सेम उसी प्रकार से हमारे बैंकिंग सिस्टम में किसी भी पर्सन को या संस्था को कोई कंप्लेन करनी है, उसका काम अच्छे से नहीं हुआ है, उसके लिए लाया गया है बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो आपको आसान भाषा में ये समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार से कंप्लेन रजिस्टर करना है बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम के लिए जहां पर उनकी कमी है, ताकि जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारे जो लोगों को, वो दूर किया जा सके। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और अच्छा कदम है आरबीआई के द्वारा, ताकि यहाँ पर भी क्या देखने मिले, ट्रांसपेरेंसी देखने मिले और साथ में ही बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसके लिए लाया गया था बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब देखते हैं उसमें क्या क्या सिस्टम लाया गया, क्या क्या फीचर्स लाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि द स्कीम इज इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इनेबलिंग रिजोल्यूशन of complaints relating to certain services rendered by banks and to facilitate the satisfaction or settlement, देखिए सेटिस्फिकेशन और सेटलमेंट ऑफ सच कंप्लेंट। तो जो कंप्लेन है, जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसका निपटारा करने के लिए क्या लाया गया था, हमारा बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो कब लाया, कैसे लाया, कौन इसको देखता है, वो देखते हैं। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 35A। इस सेक्शन को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय आरबीआई विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1995। तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई में दो एक्ट देखने मिलते हैं। एक होता है आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा आरबीआई मिलेगा उसमें कि नेशनलाइज होने के बाद हमारा आरबीआई बना था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो मेनली जितने भी नियम कानून बनते हैं वो हमें इस दो एक्ट में देखने मिलते हैं। तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन वाला बना है वो है आरबीआई। तो नाम से लग रहा है ना कि आरबीआई रेगुलेट करना चाहती है बैंकों को, उनकी जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उसको कोई रजिस्टर कर नहीं कर रहा था, उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया, ये लाया गया। तो इसीलिए इसको किसमें किया गया, ना कि आरबीआई एक्ट में, इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाया ताकि आरबीआई इसे रेगुलेट कर सके। और ये कब से स्टार्ट हुआ, 1995 से हुआ। उसमें लाया तो गया था बट उसमें क्या नियम कानून होंगे, उसको समय करते करते 2006 हो गए। इट वॉज रिवैम्ड एंड अमेंडेड स्कीम वॉज ब्राउट आउट इन द ईयर 2006। तो 2006 में उसमें अमेंड किया गया, कीपिंग इन ट्यून विद सेवरल डेवलपमेंट्स ऑफ बैंकिंग चैनल्स फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस। फर्दर अमेंडमेंट वॉज डन इन 2009। तो अमेंड होते होते कब तक हो गया, 2009। The scheme was involves define deficiencies arising out of internet banking। तो आगे जाके 2009 में इंटरनेट बैंकिंग को भी ला गया,
क्यों? आपको पता है कि हमारे भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरुआत में आई थी, बट केवल वो बैंकों के लिए थे, क्योंकि उस समय 2G चलता था, फिर 3G आया, 4G आया, तो धीरे धीरे इंटरनेट बैंकिंग का दायरा भी क्या हो गया, बढ़ते जा रहा है, इसलिए स्कीम लाई गई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया। तो आरबीआई हमेशा कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन है। अब इसमें बोला गया है कि कौन कौन इसके अंदर आ सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं। तो स्कीम में बी कॉल्ड द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई, कि आरबीआई जिस दिन से स्पेसिफाई करेगा उस दिन से अप्लाई हो जाएगा। क्या केवल भारत के एक क्षेत्र तक होगा क्या, कि मुंबई ये पर्टिकुलर बैंक? नहीं, ये पूरे भारत में अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द स्कीम शैल अप्लाई टू द बिजनेस इन इंडिया ऑफ ए बैंक एज डिफाइन अंडर द स्कीम। तो सीधी सी बात है, कौन कौन इसके अंदर डिफाइन होंगे वो आरबीआई आपको बताएगा अभी आगे जाके। हाँ, सस्पेंशन ऑफ दिस स्कीम, तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता देख सकते हैं। तो रिजर्व बैंक इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एक्सपेंडेड सो टू डू मे बाय ऑर्डर सस्पेंड फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर the operation of all or any of the provisions of the scheme either generally or in relation to any specified bank। तो वो specified bank बताया जाएगा जहां पर उसको और नहीं लगाएंगे। आरबीआई में by order extended from time to time the period of any suspension order as aforesaid by such period as it thinks fit। तो जहां जहां होगा, जहां नहीं होगा वो बताया गया। अब उसका डेफिनेशन बताया गया कि भाई कैसे काम करता है। इसमें कुछ आरबीआई की वेबसाइट में बताया गया कि इसका मतलब क्या होता है, कि आगे जाके मानेंगे कि भाई यदि मान लो किसी ने कोई कंप्लेन की, जैसे आप लोग सुनते होंगे फोरम कंज्यूमर ने फलाना व्यक्ति ने इस कंपनी पे क्या किया, अपील की कि भाई फेयर एंड लवली लगाने से इंसान गोरा नहीं होता, तो उसका आगे जाके नाम क्या हो गया, फेयर एंड ग्लोइंग। तो जिस व्यक्ति ने इतने सालों से उसके नाम पे ले रहा था सामान, तो उसको क्या हुआ, कंपनी के द्वारा कुछ पैसा दिया गया या फिर जो अवार्ड दिया गया, तो उसमें वो बताया गया कि अवार्ड का मतलब क्या होता है। एपीलेट अथॉरिटी मतलब कहाँ पर कंप्लेन कर सकती है, जो आरबीआई ने सेंट्रल जनरल मैनेजर बनाया उसको बताया गया। हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो बताया गया आगे जाके। फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, ये सब के बारे में बताया गया। तो ये सब केवल डेफिनेशन है, कि वो वर्ड मिलेंगे आपको आगे जाके इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं करके। अब बैंक में यहाँ पर दिखाया गया है कि आखिर कौन कौन से बैंक हमारे कवर होते हैं। तो बैंक मीन्स अ बैंकिंग कंपनी और अ करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक और रीजनल रूरल बैंक। देखिए, तो इसमें कौन हो जाएगा, हमारा आरआरबी भी कवर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडरी बैंक एज डिफाइंड इन सेक्शन 5 में बताया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, सहकारी बैंक बोलते हैं, तो उसके अंदर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी कवर होंगे। उसके अंदर जो सेक्शन अलग अलग लाए गए हैं, साथ में ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भी इसमें जोड़ा गया है। आगे जाके देखेंगे कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, कि किस प्रकार से कंप्लेन कर सकते हैं, कैसा प्रोसीजर होगा, क्या कोई भी व्यक्ति तुरंत जाके बैंक से कंप्लेन करेगा क्या, कि कुछ समय लगता है, वो सब के बारे में यहाँ पर बताए गए। हम्म हाँ, रिजर्व बैंक का मतलब आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से तरह बताया, स्कीम किसके लिए है, सेटलमेंट क्या होता है, सेक्रेटरीट क्या होता है, ये सब डेफिनेशन बताई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फुल फॉर्म पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, किसमें क्या डिफाइन किया गया, डेफिनेशन क्या है, वो आरबीआई की वेबसाइट में देखने मिलेगी आपको। हाँ, अब देखिए जो सबसे मेन है, जिस प्रकार से क्या होता है, हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट का हेड। उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, हाई कोर्ट देखने मिलेगा, और हाई कोर्ट में भी क्या होता है, चीफ जस्टिस देखने मिलता है। तो सेम इसी प्रकार से बैंकिंग ओम्बड्समैन जैसे लोकपाल होता है, तो लोकपाल में भी आपने देखने मिलेगा कि एक ऐसा सरकार के द्वारा व्यक्ति अपॉइंटमेंट होता है, जो लोकपाल के द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट पे क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है। उसी प्रकार से आरबीआई ने बोला कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, वो एक या एक से ज्यादा ऑफिसर हो सकते हैं। उनका जो सबसे हेड होगा उसको क्या बोलोगे, चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर बोलोगे, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा जाना जाएगा। तो जैसे हम जो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, कि जो भी हमारे नियम कानून है उसको देखेगा, उसका जो हेड होता है उसको चीफ जस्टिस बोलेगा। उसी प्रकार से ये एक प्रकार से संस्था होगी, जिसका जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा वो कौन होगा, चीफ जनरल मैनेजर।
to carry out the function entrusted to the bank or under the scheme. The appointment of banking ombudsman under the above clause may be made for a period not exceeding 3 or years एट अ टाइम। तो 3 ईयर से ज्यादा के लिए नहीं बनाया जाएगा। और इसको अपॉइंटमेंट कौन किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बिकॉज जो आरबीआई गवर्नर होता है वही क्या करता है, आरबीआई जो गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंटमेंट करती है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आगे जाके उन दोनों के साथ मिलके क्या बनाया जाएगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन। कि किसको बनाना है, कितने साल के लिए बनाना है और कैसे बनाना है। एक प्रकार से देखो हमारे भारत में क्या होती है, ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा आती है। तो ओम्बड्समैन का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि जो ओम्बड्समैन क्या होता है, जो किसी भी संस्था का जो इंफॉर्मेशन होता है, किसी भी संस्था की जो इंफॉर्मेशन होती है जो कहीं ना कहीं इलीगल है, वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में जो बताने वाला जो व्यक्ति है उसको जाके वो सबसे अथॉरिटी को कंप्लेन करेगा। जितना कंप्लेन करेगा उतना हमें बैंकिंग सिस्टम में जो लूप होल है, जो फॉल्ट है, जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं उसको हटाने में मदद किया जाता है। तो वैसे में हमारा जैसे लोकपाल लाया गया था, वैसे ही क्या है, हमारा बैंकिंग ओम्बड्समैन है। तो जो बैंकिंग में ओम्बड्समैन का जो हेड होगा उसको क्या बोलोगे आप लोग? चीफ जनरल मैनेजर बोलोगे। और वो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। अब देखिए कि हमने उस व्यक्ति को बना दिया, क्यों बनाया ये समझा, कौन सा व्यक्ति बनता है, उसका नाम क्या है, कितने साल के लिए बनता है वो हमने जाना। आखिर देखते हैं कि आखिर उसका काम क्या है, क्या नहीं करके। तो कुछ पावर्स दी गई है कि भाई यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो 2 प्रकार से पावर मिलनी चाहिए। क्या उसको केवल वो ऑर्डर दे सकता है कि पनिशमेंट भी दे सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। कि केवल उस पर बोलेगा कि ये तुमने गलत किया, इसको तुम अगली बार से नहीं होना चाहिए, तो केवल वो ऑर्डर दे सकता है। बट जब बाइंडिंग कर दिया जाएगा, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पावर भी बढ़ जाएगी। तो सेम ऐसी मिलेंगे। जैसे एक प्रकार से सिविल कोड देखने मिलता है और एक प्रकार से क्रिमिनल कोड। तो सिविल केसेस में क्या होता है, आपको पेनाल्टी लगाई जाती है, पनिशमेंट मतलब जो सजा होती है 1 साल 2 साल जेल की, वो कम मिलेगी। बट क्रिमिनल कोड में आपको दोनों मिलेगा, पनिशमेंट और जेल। तो सेम ओम्बड्समैन के भी पावर दी गई कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, ताकि हमारा जो ट्रस्ट है ज्यादा बढ़ सके इस पे। तो रिजर्व बैंक शैल स्पेसिफाई द territorial limits to which of the authority of each banking ombudsman appointed under clause of scheme। तो उसमें कुछ उसके बताया गया कि कौन कौन आ सकते हैं। फिर बैंकिंग ombudsman shall receive and consider complaint relating to the deficiencies in the banking and other service filed on the grounds mentioned in clause 8, irrespective of the precautionary value of the deficiency in service complaint, and facilitate their satisfaction or settlement by agreement or through conciliation and mediation between the bank concerned and the aggrieved parties, or by passing an award as per the provisions of the scheme। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, ये गया है एसबीआई बैंक, इसने बोला कि मैं 1 लाख का चेक जमा करना है फलाना व्यक्ति को। अब 1 लाख का चेक एसबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया और इसके अमाउंट से, अकाउंट से वो पैसा क्या हो गया? डेबिट हो गया। बट जिस व्यक्ति के नाम से चेक बनाया था, जिस व्यक्ति के अकाउंट में जाना था, वो उस व्यक्ति के अकाउंट में नहीं गया। तो शुरुआत में क्या करेगा राम? क्या करेगा? वो बैंक जाएगा, पता लगाएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कि भाई मैंने जिस व्यक्ति को चेक दिया था उसके अकाउंट में क्यों नहीं पहुंचा, मेरे यहाँ से तो क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो ऐसे में क्या बोला गया है कि मान लो सबसे पहले राम क्या करेगा? एसबीआई बैंक जाएगा, तुरंत जाके बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन नहीं करेगा, वो एसबीआई में जाएगा। और एसबीआई के द्वारा यदि प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, या उसे बार बार घुमाया जा रहा है, उसके काम को नहीं होने दिया जा रहा है, उसके बाद वो ओम्बड्समैन में कंप्लेन करेगा। ओम्बड्समैन जो भी उसके रिसिप्ट होंगे, जो प्रोसीजर होगा, उसके देखने के बाद फिर वो एसबीआई से बात करेगा और एसबीआई की गलती को पता लगाएगा कि कहाँ गलती हुआ है, कहाँ नहीं। उसके बाद फाइनली दोनों के बीच का जो सेटलमेंट है वो ओम्बड्समैन के द्वारा कराया जाएगा। और आराम को जितना समय लगेगा कि 1 2 महीना 3 4 महीना हो गया और उसको जो पैसा मिलना चाहिए था उस समय पे नहीं मिला, उससे जो नुकसान हुआ, जो भरपाई हुआ, वो कवर करने का ट्राई करेगा। तो इसमें हमारे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि यदि किसी के साथ यदि 20 लाख तक का जो
नुकसान हुआ है 20 लाख तक का जो सर्विसेज है, उस पे क्या करेंगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन जाएंगे। और जो अवार्ड मिलता है जो हमको, वो 1 लाख रुपए तक का मिलता है कि भाई इसको इतना नुकसान हुआ। The banking ombudsman shall exercise general powers of superintendence and control over his office and shall be responsible for the conduct of business threat। कि जो हमारा बिजनेस कंटिन्यू चल नहीं चल रहा है उसको भी क्या करेगा, प्रॉपर वे में लाने का ट्राई करेगा। द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ombudsman shall draw up an annual budget for itself in consultation with RBI and shall exercise the power of expenditure with the approved budget on the lines of the RBI of Indian एक्सपेंडिचर रूल 2005। तो इस रूल के तहत जो बचा हुआ पैसा है वो देने का ट्राई करेगा। हाँ, द बैंकिंग ombudsman shall send to the governor RBI as a report on 30 जून एवरी ईयर। हाँ, इसको ध्यान से चेंज कर लिएगा। पहले क्या था, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था, तो जो भी बैंकिंग ombudsman था, जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो आरबीआई को 30 जून तक क्या करता था, दे देता था। बिकॉज पहले आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर हमें देखने मिलता था, वो देखने मिलता था 1 जुलाई टू 30 जून में, इसलिए ये डेट अभी एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि ये ओम्बड्समैन स्कीम 2006 का है। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर था वो मई 2021 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज कर दिया, वो कर दिया है 1 अप्रैल 31 मार्च। तो ये तारीख भी बदल गई है। आगे पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आई है, उसके तहत मैं बताऊंगा आगे जाके। तो पहले ये बोला गया कि जो भी 30 जून तक था हर साल के, वो आरबीआई को जाके वो बता देगा, एंड जनरल रिव्यू ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड शैल furnish such other information as the RBI may direct and the RBI may it is considered necessary in the public interest so to do publish the report and the information received from the banking ombudsman in such consolidated from and otherwise it deems it। तो वो बताया गया कि बैंकिंग एम्बुड्समैन कब तक अपनी जो भी रिपोर्ट है आरबीआई को सबमिट करेगा, ताकि आरबीआई को भी पता चले कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं करके। तो पहले मैंने बताया आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर ये 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था, बट इसको अभी क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सेम अभी क्या हो जाएगा, 30 मार्च तक कंप्लेन करेगा, वो आगे जानेंगे। हाँ, अब कंप्लेन करने का क्या क्या रीजन हो सकता है, कौन कौन से बेसिस के बेस पे कोई पब्लिक या इंस्टीट्यूट किसी बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, ताकि वो सीधा किसके पास जाए, हमारे बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा। तो वो कौन कौन से क्या होंगे, रीजन होंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो बताया जाएगा अभी हमारे, कि क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए। तो ग्राउंड्स ऑफ द कंप्लेन, कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो। तो पहला लिखा है, ध्यान से सुनिएगा इसको, एनी पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन हैविंग jurisdiction on any one of the following grounds alleging deficiency in banking including internet banking और other services। तो जैसे मान लो पहले क्या था, इंटरनेट बैंकिंग नहीं हुआ करती थी, अब धीरे धीरे इंटरनेट बैंकिंग बढ़ गई, उसमें भी सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है। ये नॉर्मल जो कंप्लेन करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट रिलेटेड, चेक अकाउंट रिलेटेड, चेक रिलेटेड, या जितने भी जो ट्रांसफर रिलेटेड होते हैं, अब धीरे धीरे इंटरनेट बैंकिंग आ गया तो आरटीजीएस आ गया, एनएफटी आ गए, और उसके अलावा भी सर्विसेज हो जाती है हमारी, इंश्योरेंस रिकॉर्डेड, म्यूचुअल फंड रिकॉर्डेड। तो उन सब के कारण जितने भी जो नुकसान होता है या कंप्लेन होती है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कहाँ पर, बैंकिंग ओम्बड्समैन में। अब दूसरा बोल रहा है, नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट और कलेक्शन चेक ड्राफ्ट बिल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था राम वाला, कि मान लो कोई चेक या फिर किसी प्रकार से जो पहले डिमांड ड्राफ्ट होता था, या बिल ऑफ एक्सचेंज आपने सुना होगा, है कि नहीं, जो पेमेंट टाइप के सेटलमेंट होने होते हैं, उसमें कहीं देरी हो गई या सामने वाले के अकाउंट में ना पहुंचा हो, तो उस रिगार्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो पहले मैं नॉर्मल इंटरनेट बैंकिंग और सर्विसेज के बारे में बताया, दूसरा जो पेमेंट सेटलमेंट के बारे में बताया। नेक्स्ट है, non acceptance without sufficient cause of small denomination notes tender for any purpose
और फॉर चार्जिंग ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट देयर फाई। इसमें क्या बोला है कि इस प्रकार मान लो कोई अपन आरटीजीएस कराने बैंक गए, एनएफटी कराने बैंक गए, तो बैंक क्या करती है, हमसे सर्विस चार्ज लेती है। मान लो किसी व्यक्ति से उसने 10 रुपए लिया, और देखा जाए तो 10 या 20 रुपए लेना चाहिए, बट उसने ज्यादा लिया, 100 रुपए या 200 रुपए की डिमांड की, उसके बेस पे भी क्या कर सकते हो आप, कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ कॉइन्स। देखो कॉइन्स के बारे में बोला है, टेंडर्ड एंड चार्जिंग ऑफ कमीशन इज रिस्पेक्ट। तो कॉइन रिलेटेड जो भी अपना सेटलमेंट होता है उसके रिगार्डिंग भी कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ इन अवार्ड रेमिटेंस, कि जो अपना समय पे पहुंचा नहीं हो उसके लिए। फेलियर टू इशू और डिले इन इशू ऑफ ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक। तो ड्राफ्ट मतलब एक प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट होता है, पे ऑर्डर मतलब चेक जैसा ही होता है हमारा, और बैंक जो खुद चेक प्रोवाइड करती है उसमें क्या कर दी, वो टाइम डिले कर दी, तो भी हम कंप्लेन कर सकती है। मान लो एसबीआई को किसी पर्सन को 24 दिसंबर को क्या करना था, चेक देना था अपने नाम से। एक होता है पे ऑर्डर चेक मिलेगा, और आपको होता है बैंकर चेक। पे ऑर्डर चेक में क्या होता है कि मान लो राम ने अपना खुद चेक क्या कर दिया, श्याम के लिए बना के दे दिया, और वो बैंक जाके पैसा निकाल सकता था 1 दिन के अंदर, बट बैंक ने डिले कर दिया, तो वो खुद का बना गया। और एक होता है बैंक बोला एसबीआई को कि मैं सामने वाले व्यक्ति को क्या करूंगा, 24 दिसंबर को चेक दूंगा, बट वो डिले करते जा रहा है, टाइम पे टाइम और समय नहीं दे रहा है, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बताया गया। नेक्स्ट, नॉन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब वर्किंग आवर्स। हाँ, जैसे कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा क्या होता है, लोग पंचुअलिटी नहीं आते हैं। यदि पंचुअलिटी आते भी है तो वो काम समय पर शुरुआत नहीं करते, थोड़ा बहुत भी क्या होता है, लेट डिले करते रहते हैं। जैसे 2 एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हमारा बैंकिंग आवर्स कितने हैं, 10 to 4, 10 AM to 4 PM का। ओके, तो मान लो कभी कभार आप सुबह से लाइन में जाते हैं, हमको पता होता है कि हमारा जो जॉब है 11 या 12 का है, तो हम चाहते हैं कि हम 10 बजे से पहले पहुंच जाए और अपना काम जल्दी से जल्दी जो पैसा निकालना है, जमा करना है, वो हो जाए। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो ऑफिसर्स है या जो क्लर्क है वो टाइम पे नहीं पहुंचता। 10 बजे आने की जगह वो कब आएगा, 10:30, पौने 11, फिर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर चालू करेगा, उसमें समय लगाएगा। तो जो व्यक्ति को काम 5 मिनट में 10 बजे तक हो जाना था, वो उसे 11, सवा 11, तो उस व्यक्ति को नुकसान हो गया। या 4 बजे तक क्या करना था, बैंकिंग आवर्स रन करना था, बट 3, 3:30 बजे ही बंद हो गया, उसके बेस पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा आपने देखा होगा लंच टाइम। तो लंच टाइम क्या होता है, बैंकिंग आवर्स में केवल आधा घंटा का होता है, ध्यान रखिएगा, ये बात सब लोग नोटिस करिएगा। लंच टाइम बैंकिंग डे में आधे घंटे का होता है, बट एम्प्लॉय क्या करते हैं, आधे घंटे को क्या कर देते हैं, 1 घंटा डिले कर देते हैं। तो जो उनका वेट किए रहते हैं वहां पर जो लोग होते हैं, पीपल होते, उनको बहुत नुकसान होता है, समय क्या होता है, बर्बाद होता है, बिकॉज टाइम इज मनी। तो उसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कि फलाना बैंक में मुझे 2 से 3 बजे तक लंच टाइम के नाम पे हमें रोका गया। ठीक है। नेक्स्ट है फेलियर टू प्रोवाइड और डिले इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी other than loans and advances promised in rating writing by a bank or its direct selling agents। देखिए, ये सबसे ज्यादा हमको देखता है प्रॉब्लम क्या, कि मान लो किसी नीडिड व्यक्ति होते हैं, जैसे अपन पीएसएल पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग सेक्टर को लोन देना पड़ता है। मान लो कोई गरीब किसान है, यदि वो लोन के लिए मांगने के लिए गया, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो कोई दूसरे देश के व्यक्ति हो, या वो उनपे एहसान जता रहे। बिकॉज ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है, सर्विस टू दी पीपल है, तो हमें पीपल को सर्व करना है। बट वो पीपल के साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे हम ही सुपेरियर है, तो वो ना होना चाहिए। बट कोई यदि पैसे वाला रसूखदार व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन वही लोन मांगने जाए, तो उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया जाता है, चाय वाय पिला के अच्छे से सेटलमेंट किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोन अमाउंट बड़ा है, तो यहाँ पर रिश्वत ज्यादा खाने के लिए मिल सकता है। बट जो फार्मर है, जो बेचारा रिश्वत दे नहीं सकता, उनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव होता है। ये बहुत जगह देखने भी मिलता है, और आजकल वो भी नहीं देखने मिलता। तो दोनों पॉसिबल है। तो जब हम क्या करते हैं कि हमें जो बैंक मैनेजर है या फिर जो उसके एजेंट्स होते हैं, वो लोन देने का वादा कर देते हैं, बट उसमें क्या करते हैं, वो समय लगाते हैं, उसके बेस पे भी क्या हो सकता है, वो हम अपील कर सकते हैं। बट याद रखिएगा यहाँ पर लिखा गया है राइटिंग,
तो यदि आपको मैनेजर या कोई भी बोलता है कि हम आपको 30 तारीख तक लोन दे देंगे और उसके बाद वो समय बर्बाद कर रहा है आपका, तो फिर उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, वो आपको अपील कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है डिलेज नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीड्स टू पार्टीज अकाउंट, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिजर्व बैंक डायरेक्टिव्स इफ एनी एप्लीकेबल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट इन एनी सेविंग करेंट एंड अदर अकाउंट मेंटेन विद द बैंक। तो यहां से सुनिएगा, समटाइम्स क्या होता है, जिससे पहले अपन ने पढ़ा था लोन के मामले में, तो लोन के मामले में बैंक क्या कर सकती है, आपको 2%, 3%, 10% पे लोन देने का वादा करती है। तो मान लो आपको पता है कि मुझसे 10% या 8% से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते, जैसे बेस रेट होता है, मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग रेट होता है, उसके बेस पे क्या होती है, बैंक डिसाइड करती है कि हमको इतना से इतने परसेंट पे लोन देना है। बट करप्शन करने के चक्कर में क्या कर देती है, वो किसी व्यक्ति को ज्यादा परसेंट पे लोन दे रहा है। कोई भी बैंक आपसे 12.5% से ज्यादा का लोन परसेंटेज पे वसूल नहीं सकते, बट मान लो वो 15%, 18% के बेस पे आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे में आपको नुकसान होगा, उसके बेस पे भी कंप्लेन कर सकती है। सेम ये बात बोला है कि हमारे भारत में सेविंग अकाउंट, चाहे वो ओवरड्राफ्ट के बेस पे क्या होता है, इंटरेस्ट डिसाइड होता है, या एफडी होता है, या आरडी होता है, इसमें क्या करती है बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देती है कि आप लोग पैसा सेव कर सको, यहाँ पर अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो। बट आपको पता है कि बाकी जगह को क्या मिल रहा है, बैंकों में 3 या 4% के बेस पे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है। 100 लोगों को उसने 4% पे जमा करने दे दिया, बट किसी और को क्या कर दिया, उसने 2% पे या 3% पे जमा करने दिया। तो उसके बेस पे भी कंप्लेन कर सकते हो कि भाई हमें कम इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी जो उनका प्लान है स्कीम के तहत। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट यदि कम मिल रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। Complaints from non-resident Indians having account in India in relation to their remittance from abroad, deposit and other bank related matter। ठीक है, हमारे भारत में क्या होता है, जो हम इंडियंस होते हैं वो दो प्रकार से पैसा जमा कर सकते हैं, यहां से ध्यान सुनिएगा। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है हमारा टर्म डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या देखने मिलेगा, सेविंग अकाउंट देखने मिलेगा, और दूसरा देखने मिलेगा हमको करंट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में क्या मिलता है, वो मिलता है आपको फिक्स्ड डिपॉजिट, और दूसरा देखने मिलता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब एनआरआई जो होते हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल में ले लेते हैं अपन प्रियंका चोपड़ा मैडम को। अब प्रियंका चोपड़ा मैडम अभी इंडियन है, पर उनकी शादी कहाँ पर हुई, यूएसए में, निक जोनस के साथ, तो वो यूएसए में रहती है। बट उनको पता है कि मैं जो भी पैसा कमाऊंगी वो मुझे भारत में भेजना है अपनी मम्मी को या अपनी बहन को। तो वो चाहती है कि मैं यदि कमाती हूँ भारत में इनकम, या तो मैं हॉलीवुड मूवी से पैसा कमा रही होंगी या बॉलीवुड मूवी से पैसा कमा रही होंगी। तो कहीं ना कहीं वो उसने यदि एनआरआई अकाउंट खोला है और उसमें जो पैसा भेजने के लिए उससे ज्यादा, मान लो वो यूएसए से अपने मम्मी को इंडिया में पैसा भेजती है, और उसमें बैंक क्या करती है, ज्यादा उससे सर्विस चार्ज मांग रही है, ये जितना पैसा भेजिए वो पैसा नहीं पहुंच पाया या कम पहुंच रहा है, उसके बेस पे भी एनआरआई लोग भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन एनआरआई लोगों के लिए भी होता है, कहने का मतलब है आरबीआई का। तो बहुत अच्छा इसका क्या है, दायरा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो रहे हैं। रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट विदाउट एनी वैलिड रीजन फॉर रिफ्यूजल। आपने एक स्कीम का नाम जरूर सुना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहां पर जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल सकते हैं। बट कोई बैंक आपको यदि अकाउंट ओपन करने से मना कर देता है या फिर उससे ज्यादा पैसा लेता है, उसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, आप लोग कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, लेविंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडुकेट प्रायर नोटिस टू दी कस्टमर। कई बार आप लोगों को ऐसे मैसेज आता होगा कि आपके अकाउंट से फलाना फलाना इतने पैसे डेबिट हो गए, इतने पैसे क्या हो गए, डेबिट हो गए। कभी क्या करते हैं, वो सर्विस चार्ज के नाम पे, डेबिट कार्ड के नाम पे वो फलाना फलाना आपके अकाउंट से 100 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए ये बैंक आपसे क्या कर लेती है, डेबिट करा लेती है। तो उसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो कि मुझे तो इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ना ही मुझे कोई बताया गया था, ना ही कहीं पर लिखा है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा हर साल कटने वाले है या इतना महीना कटने वाला है। उसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, आप लोग कंप्लेन कर सकते हो। तो लिविंग एक प्रकार से क्या होता है, टैक्सेस प्रकार से होता है।
हाँ, उसके बाद 2017 में आगे जाके आरबीआई ने कुछ इस बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया कि भाई क्या क्या लाया क्या क्या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि जो ये टॉपिक का जो क्या था, ये किस किस के अंदर कौन कौन कवर होगा। तो पहले एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन इसमें कंप्लेन कर सकता है। तो इंटरनेट बैंकिंग या सर्विस रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे पेमेंट का सेटलमेंट नहीं हुआ है, चेक वेक ड्राफ्ट का, या फिर हमारे में क्या हो रहा है कि ज्यादा चार्जेस लिया जा रहा है। दूसरा होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है कॉइन की बेसिस पे, फिर जो डिले कर दिया गया है चाहे वो ड्राफ्ट के लिए चेक के लिए, फिर उसके बाद वर्किंग आवर मैंने बताया लंच टाइम, या फिर समय पे ओपन नहीं कर रहा है, समय से पहले बंद कर रहा है, लोन एडवांस देने का वादा किया गया रिटर्न में उसके बेस पे नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी पार्टीज होती है उनका साथ क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लिया जा रहा है, किसी से कम लिया जा रहा है। ये एनआरआई के लिए लाया गया था, अकाउंट ओपन करने से मना कर दे रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है हमारे चार्जेस क्या हो रहे हैं ज्यादा लगा रहे हैं। तो इन सब के बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो ताकि ज्यादा से लोगों को फायदा हो सके। तो 2 सेकंड। तो आरबीआई ने बहुत अच्छा ज्यादा कवर करके रखा है अपना ये, कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर इतने सारे कवर होते हैं। अब देखते हैं कि समय के हिसाब से कुछ क्या किया गया, इंक्लूड्स कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मिस सेलिंग एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आगे जाके फिर इसमें भी इनको भी कवर किया गया, मोबाइल बैंकिंग जैसे आप लोग देखते होंगे आईएमपीएस हो गया या यूपीआई हो गया, वो सब भी धीरे धीरे कवर किए गए। इसको 2017 में लाया गया था। द आरबीआई हैज वाइडेंड मतलब फैलाया गया, स्प्रेड स्कोप ऑफ इट्स बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 टू इंक्लूड इंटरनेट डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ इंश्योरेंस। देखो अब धीरे धीरे उसने अपना दायरा बढ़ा गया, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड अदर थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बाय बैंक्स। तो पहले हम लोग क्या करते थे, टाइमिंग आवर को कवर करते थे, चेक को करते थे, चार्जेस को करते थे, लोन को करते थे, इंटरनेट बैंकिंग और सर्विसेज को कवर करते थे। अब धीरे धीरे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी दो प्रकार का मिलता है आपको, एक तो टर्म इंश्योरेंस मिलता है, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड होता है म्यूचुअल फंड, इस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपने सुना होगा। इसमें भी दो मिलेंगे, आपको लमसम मिलेगा, और दूसरा देखने मिलता है आपको एसआईपी। और थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट करती है उसके बेस पे भी अब इसमें कंप्लेन कर सकते हैं यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है तो। अंडर द अमेंडमेंट स्कीम अ कस्टमर वुड ऑल्सो बी एबल टू lodge a complaint against the bank for its non-adherence to RBI इंस्ट्रक्शन विथ रिगार्ड टू मोबाइल बैंकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। आजकल हमारे सबके हाथ में क्या आ गया, मोबाइल बैंकिंग आ गया। हम घर बैठे बैठे यूपीआई कर देते, किसी को पैसा भेज देते। बट सम टाइम क्या होता है कि पैसा हम अपने अकाउंट से डेबिट हो जाता है बट सामने वाले के अकाउंट में जाता नहीं है, या कुछ समय के बाद हमारे अकाउंट में रिटर्न नहीं आता, तो उसके बेस पे भी कर सकते हैं। ये आजकल बहुत देखने मिलते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो कभी कभार क्या होता है, हम जिस सामने वाले व्यक्ति को पैसा भेजे है बट वो पैसा नहीं जाता और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो कभी कभार वो कुछ समय बाद पैसा रिटर्न भी हो जाता है, बट कभी कभार 3-4 दिन के बाद भी वो रिटर्न नहीं होता, तो उसके बेस पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। हाँ, बट पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, द pecuniary jurisdiction of the banking ombudsman to pass an award has been increased from existing rupees 1 million to rupees or 2 million. Compensation not exceeding rupees 100,000 can also be awarded by the banking ombudsman to the complaint for loss of time, expenses incurred as also harassment and mental anguishment suffered by the complainant। तो क्या बोल रहा है कि 1 मिलियन 2 रुपीज, 1 लाख से मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख एंड 2 मिलियन मतलब 20 लाख। तो जो मैंने बताया था कि 20 लाख रुपए तक के कोई प्रॉब्लम है उसके बेस पे कंप्लेन कर सकते हो, और अवार्ड कितना मिलेगा आपको, 1 लाख रुपए तक का, यदि आपका जो भी प्रॉब्लम होता है कि मेंटल हेरेसमेंट देखने मिला उसके लिए। द प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट सेटल्ड बाय एग्रीमेंट अंडर दिस स्कीम ऑल्सो हैज बीन रिवाइज, इसको रिवाइज किया गया। Appeal has now been allowed for the complaints clause under clause 13C of the existing scheme relating to rejection which was not available earlier। हाँ, पहले क्या बोला था कि ज्यादा से ज्यादा आप कंप्लेन कर सकते हो, बट अब क्या करता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन, देखता है कि ये कंप्लेन जेन्युइन नहीं है, उसके बेस पे क्या करता है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके।
अब आया है 2021 में। 2021 में आरबीआई ने क्या किया, इस ओम्बड्समैन स्कीम को क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं आईओएस स्कीम। तो ये है हमारे आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर देखने मिलेंगे। अब सिंगल विंडो फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट आरबीआई रेगुलेट एंटिटीज। अब ये क्या है समझना। पहले क्या होता था कि जैसे मैंने अभी बताया कि बैंकिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी तो आप किसके पास जाओगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। तो बैंकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, सर्विसेज थे, उसके लिए आप अलग ओम्बड्समैन बनाया गया था आरबीआई ने। एक था हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी के लिए एक अलग से बनाया गया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग सर्विस जैसे काम नहीं करेगी, कि एसबीआई, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बट एनबीएफसी क्या करेगी, पैसा जमा नहीं करती, लोन देने का काम करती है। जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, एक प्रकार से एनबीएफसी जैसे काम करेगी। दूसरा आपको देखने मिलेगा कि बजाज फाइनेंस बैंक, मुथूट फाइनेंस बैंक, वो सब क्या होती है, एनबीएफसी होती है, जो लोगों से डील करती है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट में कम सिक्योरिटी के बेस पे लोन प्रोवाइड कराती है। एनबीएफसी क्या डायरेक्ट आरबीआई से लोन लेती है कि नहीं, बैंक जो होती है वो डायरेक्ट आरबीआई से लोन लेती है, चाहे जो भी रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, या फिर बैंक रेट हो। और एनबीएफसी किससे लोन लेती है, बैंकों से लोन लेती है। तो पहले एनबीएफसी में कोई प्रॉब्लम में शिकायत करना होता था तो एनबीएफसी ओम्बड्समैन हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन आ गया। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम था तो उसके लिए क्या बनाया गया था, एक अलग से बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया गया था। तो आपको पता है कि हमारे देश में क्या है, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाया गया। वन नेशन वन वोट की बात हो रही है, वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो सेम उसी प्रकार से वन नेशन वन स्कीम या वन नेशन वन ओम्बड्समैन के तहत हम हर चीज को कवर करें, उसी को क्या बोला गया है, इंटीग्रेटेड। कि तीनों को जोड़ दिया गया। अच्छी बात है, ताकि जो लोग हैं उनको सर्विसेज अच्छी मिल सके, हमको कंप्लेन करने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह जा सकते हो। ये उसका क्या है, पोर्टल मिलेगा, cms.rbi.rg in। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन कर लेंगे। कभी भी बैंकिंग सिस्टम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वहां उस पोर्टल को ओपन कर लीजिए। आपको जितने भी प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि आपका समय बचेगा, आप ऑनलाइन जाके भी क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। हाँ, तो ये बताया गया है पहले। पहला क्या था कि आप डायरेक्ट भी कंप्लेन कर सकते थे, बट इस बार इसने क्या बोला आरबीआई ने, कि आप कंप्लेन तो कर सकते हैं, बट पहले यदि किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले कहाँ चले जाओ, बैंक चले जाओ। बैंक में देखिए, यदि उसने कोई प्रॉपर आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया है कि सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो 30 दिन के बाद आप मेरे पास कंप्लेन कर दीजिए, मैं उसका निवारण कर दूंगा। तो पहले आप कहाँ जाइए, बैंक में जाइए, उसके बाद मेरे पास आइए बैंकिंग ओम्बड्समैन के बाद। तो कंप्लेंट्स नॉट रिजॉल्व विद इन 30 days और नॉट रिजॉल्व सेटिस्फैक्ट्री बाय बैंक्स, तो देखो यहाँ पर लिखा है एनबीएफसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई कैन बी लॉज विद आरबीआई ओम्बड्समैन। तो दो चीज, एक बैंक पहला चीज, एनबीएफसी या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज दो, और पेमेंट सिस्टम ये तीन। तो ये तीन चीज के खिलाफ कोई भी कंप्लेन करना है, उसके बेस पे आप कर सकते हो। ऑल कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डेफिशिएंसी इन सर्विस कवर्ड एक्सेप्ट दोज इन द एक्सक्लूजन लिस्ट। तो कुछ कुछ आरबीआई उसको हटा देता है, उसके बेस पे भी क्या करेगा, उसको कंप्लेन नहीं करेंगे। और किसको किसको हटाएगा वो अपन स्टार्टिंग में ही देख लिया। तो ये सब उसके क्या दिए, पोर्टल दे दिया गया, पोर्टल में जाके कंप्लेन कर सकते हो। और किसी को कॉल करना है तो यहाँ से आप नंबर से कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर दिया है इसका क्या है, वीक डेज क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा, और उसका टाइमिंग दे दिया गया। हाँ, अब आते हैं वही इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड इट्स थ्री ओम्बड्समैन स्कीम, जो पहले तीन हुआ करती थी उसको अब क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो जैसे मैंने अपन ने जो अभी तक पढ़ा है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ये किसको कवर कर रहा था, बैंकों को कवर कर रहा था। ठीक है। दूसरा,
द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, ये 2018 में लाया गया था, एनबीएफसी को भी कवर किया गया था। बट ये जो स्कीम कब आई है, ध्यान से नोट डाउन करिएगा इसको, इसको बोलते हैं आईओएस 2021। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको क्या किया था, लाया था। तो पहले ये अलग अलग हुआ करती थी, अब क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया, कस्टमर को बहुत फायदा मिला। हाँ, जो थर्ड है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 इनटू वन स्कीम आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो अपने पास कौन कौन से आ गए हैं, 2006, 2018 एनबीएफसी, 2019 डिजिटल पेमेंट। इन तीनों को क्या कर दिया गया, इंटीग्रेटेड करने के बाद कब क्या कर दिया गया, 2021। तो समय के हिसाब से आरबीआई भी क्या करती है, चेंजेस करने का ट्राई करती है, और उसमें क्या किया गया है, 2021 को लाया गया। हाँ, आगे जाके उसमें बताया गया कि कौन कौन से कवर होते हैं, कौन कौन से नहीं। तो क्या बोला, विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2000, मतलब 12 नवंबर 2021 को लाया गया। द स्कीम सिंप्लीफाइज द ग्रीवेंस रेड्रेस प्रोसेस। जो हम शिकायत करते हैं किसी के भी खिलाफ, वो ग्रीवेंस कहलाता है। प्रोसेस टू आरबीआई बाय इनेबलिंग द कस्टमर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक बैंक्स, एनबीएफसी, और मैंने बताया पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन। तो पहले ये 2006 का दिख रहा है, 2018 और 2019। And credit information companies to register their complaints at one centralized reference point. The objective of this scheme is to resolve the customer grievance involving deficiency in service and part of, ये देखो आरई का मतलब यहाँ दिया है रेगुलेटेड एंटिटीज, इन स्पीडी मतलब जल्दी से होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, और सेटिस्फैक्ट्री मैनर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। यदि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बैंकिंग सिस्टम से ट्रस्ट उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो किस पे चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है। जितना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होगा बैंकों में, उतना पैसा जमा करेंगे, और पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, बैंकों को फायदा होगा, तो उससे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि बैंक उसी पैसों का करके वो लोन के रूप में बांटेगी। हाँ, तो वही बताया कि 2021 का क्या बताया गया, व्हाट इज आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक वाला इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, की तीनों को जोड़ दिया गया है। पहला ये 2006, 2018 एंड 2019। तो 2021 provides for cost-free redress for customer complaints involving deficiency in service rendered by entities regulated by RBI if not resolved to the satisfaction to the customer or not replied to within a period of 30 days by the regulated entities। तो सेम वही मैंने जो आपको समझाया है कि मान लो कोई राम को कंप्लेन किया है और बैंक सामने वाली कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं देती है, तो पहले आप यहाँ जाके कंप्लेन करिए और 30 दिन तक वेट करिए, उसके बाद किसके पास आइए, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास आइए। In addition to integrated the three existing scheme, the scheme also includes under its ambit additional regulated entities, namely non-scheduled primary अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आगे जाके इसको भी जोड़ दिया। पहले शुरुआत में अपन ने पढ़ा था केवल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, अब इसमें क्या जोड़ दिया गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी, विद डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़, जिसमें 50 करोड़ तक का पैसा होता है। एंड अबव क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज द स्कीम एडॉप्ट्स वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच। तो हमारी जो नई सरकार है उसका चाहता है कि वो हर चीज को वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन स्कीम, उसके तहत वो अलग अलग तरीके लाते हैं ताकि हमें अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है जहां पर हम क्या करेंगे, एक विंडो में जाएंगे, वहां पर जो उसकी वेबसाइट होगी वहां से हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अप्रोच बाय मेकिंग द आरबीआई ओम्बड्समैन मैकेनिज्म जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल। फिर बोला है कि इसका जो आरबीआई ने जो अल्टरनेट ग्रीवेंस रेड्रेस भी दिया गया है, एजीआर फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई कंप्राइजेस ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स। इसके अलावा आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। द आरबीआई ओएस फंक्शन अंडर द फ्रेमवर्क और आरबीआई ओएस 2021, द सिव टैक्स कंप्लेंट अगेंस्ट आरआई नॉट फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द आरआई 2021। ये उसके लिए बोला गया कि आगे जाके इसको भी अप्लाई कर सकते हो। हम्म,
तो लास्ट में क्या बोल रहा है कि कौन कौन से कवर हो सकते हैं, सेम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक आपको पता ही होगा कौन कौन से कवर हो जाएंगे, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। उसमें अपन ने देखा था आरआरबी भी कवर हो रहा है। और उसके अलावा अच्छा, पहले प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक था, अब क्या हो रहा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें कवर हो रहे हैं। एनबीएफसी मैंने बताया, जैसे बजाज फाइनेंस बैंक, मुथूट फाइनेंस बैंक, इस प्रकार से पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन होते हैं जो हमारे मोस्ट प्राइमरी अर्बन, देखो कोऑपरेटिव बैंक, और जो इंफॉर्मेशन देती है वो सब भी हमारी इसमें कवर हो जाएगी। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा है आरबीआई के द्वारा जो लाया गया है ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारे लिए आरबीआई ने कौन कौन से राइट्स दिए हैं। यदि हमें कोई प्रॉब्लम होती है बैंकिंग सिस्टम से, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसके लिए हमें क्या है, कंप्लेन करने के लिए लाया गया एक स्कीम है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको सब चीज कवर हो गया होगा, क्या क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, कब लाया गया था, और कौन कौन इसके अंदर अपील कर सकते हैं, और जो सबसे हायर अथॉरिटी होती है वो अभी क्या बनाया गया, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के द्वारा, या फिर वहां पर आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उसके अंदर काम करता ही है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा आज की क्लास। तो हमने ओम्बड्समैन स्कीम देखा, और जो सबसे लेटेस्ट आया था वो आया था हमारा ओम्बड्समैन स्कीम इंटीग्रेटेड 2021, जहां पर हमने जाना था कि तीन चीजों को हमने कवर कर दिया। एक हो है 2006, 2018 का एनबीएफसी, और 19 का क्या है, सेटलमेंट, और जो अभी नया है वन नेशन वन ओम्बड्समैन। उम्मीद है सबको समझ में आया। हाँ, एक बार आप लोग इसको, यदि किसी को लिखना है कोई नोट्स, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सके, लिख सकते हो पॉज करके भी। तो ये अपन ने इतना आज कवर कर लिया।